मित्रों, अब इन उच्चारण स्थानों को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण में सूत्र दे रखे हैं, तो उन सूत्रों की भी चर्चा करेंगे, व्यवहार में भी हम समझेंगे और परीक्षा के जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनको हम क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला जो हमारा सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। प्रश्न ये भी उठता है कि ये सूत्र हैं कितने। मित्रों देखिए, उच्चारण स्थान कितने बताए हम लोगों ने, पिछली वीडियो में है 7 बताए हैं, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। लेकिन अगर सूत्र पूछे कि संस्कृत व्याकरण में कितने सूत्र दे रखे हैं, तो सूत्रों की संख्या कितनी है, 11 है। उन्हीं में से पहला सूत्र है हमारा कौन सा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। मित्रों, अकुह एक एक विषय को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ए से तात्पर्य ए के जितने भी भेद हैं, चाहे वो ह्रस्व ए हो और चाहे वो दीर्घ ए हो, चाहे वो प्लुत ए हो। लौकिक संस्कृत में ए और आ का और वैदिक संस्कृत में आपको प्लुत स्वरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। हालांकि संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वर का प्रयोग भी दूराधूते सूत्र के माध्यम से हम ये जानते हैं कि दूर से आहूत करने पर भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लौकिक व्यवहार में हम लोग ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का प्रचलन ज़्यादा देखते हैं। मित्रों, यहाँ कु से तात्पर्य आपका कै वर्ग, कै वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ और ज्ञ, ये 5 वर्ण आते हैं। इनके अलावा है और मित्रों विसर्जनीय। विसर्जनीय से तात्पर्य आप लोग समझे यहाँ पर कि संस्कृत व्याकरण में विसर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, विसर्जनीय। और विसर्ग इस तरीके से 2 बिंदु लगी हुई होती हैं किसी भी स्वर के आगे, क्योंकि इसका प्रयोग स्वर के साथ ही होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता है। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों, कंठ। इसलिए इन ध्वनियों को कंठ ध्वनि भी कहा जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा मित्रों, आप अपने नोट्स बना लें और इसको लिख लें। दूसरा जो हमारा सूत्र है वह इचु यशानाम तालु। यहां मित्रों ई से तात्पर्य लौकिक व्यवहार में ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई का ग्रहण। चू से तात्पर्य आपका चय वर्ग, और चय वर्ग में आपके च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में य और यहां पर श, यानी कि तालव्य शकार। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों, तालु। और इसलिए इस ध्वनि को हम किसके नाम से जानते हैं, तालव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। दोनों सूत्र मित्रों आपको समझ में आ गए होंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, दूसरा है इचु यशानाम तालु। अब आपसे परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे यहाँ रिक्त स्थान दे करके आपसे पूछेगा कंठः, तो आपको लिखना पड़ेगा अकुह विसर्जनीया नाम, या अकुह विसर्जनाम लेकर के यहाँ रिक्त स्थान दे दो पूर्ति करवाए तो आप बता देना है कि कंठ है। उसी तरीके से इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या होगा मित्रों, कंठ होगा। तीसरे सूत्र की बात करते हैं मित्रों। तीसरा उच्चारण स्थान हमारा क्या था, पहला कंठ हुआ, दूसरा तालु हुआ, तीसरा क्या है मित्रों, मूर्धा। तो तीसरे नंबर का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री से तात्पर्य मित्रों ह्रस्वरी और दीर्घरी। टू से तात्पर्य आपका टे वर्ग, और टे वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। इनके अतिरिक्त र और श। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों, मूर्धा। इसलिए कौन सी ध्वनि कहलाएगी, मूर्धन्य ध्वनि। पुनः एक बार, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो आपको इन सूत्रों को सही ढंग से समझ लेना है और इनको याद भी कर लेना है। इसके बाद में मित्रों अपना जो चौथा सूत्र है
वो 4 नंबर का जो सूत्र दंत से संबंधित होगा। किससे संबंधित मित्रों? दंत से। ऋतुलसानाम दंतः। तो यहां देखिए दंतः का प्रयोग है, क्योंकि दांत बहुवचन में होते हैं, इसलिए यहां पर दंता का प्रयोग किया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लृ। अब मित्रों यहां समझने की बात है कि यहां केवल ह्रस्व लृ होता है, दीर्घ लृ नहीं होता है, इसलिए केवल ह्रस्व लृ। तू से तात्पर्य मित्रों आपका होगा तैवर्ग। तैवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ये पांचों वर्ण आएंगे। ल और श, इनके जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों? दंत हैं, इसलिए इन ध्वनि को हम किसके नाम से जानते हैं? दंत ध्वनि के नाम से जानते हैं। इसके बाद मित्रों 5वां जो सूत्र है हमारा, तो चौथा सूत्र क्लियर है, ऋतुलसा नाम दंतः। 5वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपु पदमानीया नाम औष्ठव। अब देखिए मित्रों यहां पर जो औष्ठव आया है इसका मतलब द्विवचन में, तो औष्ठ हमारे 2 हैं। तो यहां हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। ऊ से तात्पर्य मित्रों आपका ह्रस्व और दीर्घ ऊ। यहां पू से तात्पर्य आपका पैवर्ग, और पैवर्ग के अंतर्गत आप प, फ, ब, भ, म, इन 5 वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपका उपपदमानीय। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझने की, आखिर ये उपपदमानीय वर्ण कौन से हैं। ये तो मित्रों वर्गीय वर्ण है जो हमें समझ में आ रहे हैं, ये स्वर है, ये लेकिन उपपदमानीय वर्ण कौन से हैं? तो मित्रों यहाँ प और फ 2 वर्ण, इन दोनों वर्णों से पहले इस तरीके का एक चिन्ह लगा हुआ होता है। अब मित्रों ये चिन्ह क्या है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों ये 2 बिंदु आपके विषय के चिन्ह की होती है। यदि इसे इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये चिन्ह की आकृति बन जाती है यूं, यानी कि इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इस चिन्ह को हम जानते हैं अर्धविसर्ग। किसके नाम से? अर्धविसर्ग। यानी कि संस्कृत व्याकरण में इसे कहा गया प्रागर्ध सदृश विसर्ग, यानी कि आधे विसर्ग के समान। तो प और फ से पहले यदि इस तरीके का चिन्ह आ जाए तो फिर ये वर्गीय वर्ण न रह करके, ध्यान से समझिए मित्रों, यहाँ वर्गीय वर्ण न रह करके ये कौन से वर्ण हो जाते हैं? उपपदमानीय वर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा MB MI हो गए हैं, महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके बाद में तो 6 नंबर का जो सूत्र है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और उच्चारण स्थान का आधा पड़ाव हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब तक हम लोगों ने एक वर्ण का एक उच्चारण स्थान देखा है, अब एक ही वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान हम लोग देखने वाले हैं। मित्रों छठा जो हमारा सूत्र है वो है यम गणनानाम नासिका च। मित्रों यह सूत्र को समझेंगे हम लोग। यम गणना नाम यानी कि य म ग ण, ये पंचम वर्ण है, यानी कि वर्ग का पंचम वर्ण। इन वर्गों का पंचम वर्ण जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका चे। चे का मतलब मित्रों चे एक अव्यय है, और इसका मतलब हिंदी में हम लोग क्या लगाते हैं? और। तो और क्या, यानी कि अब से पहले हम लोगों ने जितने भी मुख्य विवर्ग के अंतर्गत जो हमारे उच्चारण स्थान है वो हमने देखे, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, इनमें भी इन वर्णों का उल्लेख है। जैसे हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के, कि जैसे मैं है तो मैं हमारा किस में आ गया? ओष्ठ में भी आ गया है। न हमारा किस में आ गया? दंत में भी आ गया। इसी तरीके से ये भी हमारे पहले आ चुके हैं। तो यानी कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि जैसे य म ग ण और न, ये पांचों हैं। ध्यान से समझिए मित्रों, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन बहुत है इनमें कि हम
इनको हम लोगों ने ओष्ठ में भी पढ़ा है, और यहाँ यमगणना नाम नासिका भी आ गया है, 6-7 में है। तो क्या मीन्स है इसका, इसको ध्यान से समझ लेना है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है। तो यहाँ इसका जो उच्चारण स्थान है मित्रों, वर्ग में कौन से में आया है, तालु वाले में। ये हमारा ओष्ठ में, ये हमारा कंठ में, और ये जो हमारा है ये मूर्धा में, और ये हमारा किस में, दंत में। यानी कि इनका ये तो उच्चारण स्थान है ही, साथ ही साथ इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। यानी कि अगर आपसे इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए ये का, तो आप बताएंगे तालु नासिका। ओष्ठ का पूछेंगे, मैं का पूछेंगे तो ओष्ठ नासिका। इसी तरीके से कंठ का ये का पूछेंगे तो कंठ नासिका। इसी तरीके से णय का पूछेंगे तो मूर्धा नासिका, और इसी तरीके से अगर नय का पूछेंगे तो दंत नासिका। तो ये उच्चारण स्थान हो गए हैं। अब मित्रों मान लीजिए आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि ये का उच्चारण स्थान है, एक विकल्प में आपके हो कंठ, और दूसरे विकल्प में हो आपके तालु, तीसरे विकल्प में हो आपके तालु नासिका, और चौथे विकल्प में यदि आपको दे दिया जाए केवल सिर्फ और सिर्फ नासिका। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा मित्रों, नंबर 3 तालु नासिका। किसी भी कंडीशन में हमारा ये आंसर सही नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो मित्रों 6 सूत्र हम लोगों ने सीखे हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको उतार लें, इसके बाद में आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। सातवां सूत्र है अपना, ए दयितो हो कंठ तालु। क्या है मित्रों, ए दयितो हो कंठ तालु। यहां ए दयितो जो सूत्र है, एत अयितो हो कंठ तालु। मित्रों यहाँ तय लगा हुआ है, तपर ग्रहण है, यहाँ केवल ए का ग्रहण और यहाँ इससे ऐ का ग्रहण। तो ए और ऐ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, कंठ और ता। तो यहाँ एक ही वर्ण का कितने उच्चारण स्थान आ रहे हैं, 2 उच्चारण स्थान आ रहे हैं। सामान्यतः इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो ए है ये किससे मिलकर के बनता है, ए और ई से। मित्रों ए का उच्चारण स्थान हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा हम लोगों ने, तालु। तो इन दोनों से मिलकर के ही क्या बना है, कंठ तालु। मित्रों उसी तरीके से 8वें नंबर का जो सूत्र अपना वो है ओ दौतो हो कंठोष्ठम। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ओ और औ ये 2 वर्ण हैं, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों, कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। क्यों है मित्रों, तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि ये जो ओ स्वर है ये किससे मिलकर के बनता है, ए और ऊ से। मित्रों ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का क्या है, ओष्ठ, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान बना वो बना कंठोष्ठ। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं और आसानी से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, कंठ तालु से कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है या कंठ ओष्ठ से कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है। तो हम बताएंगे कि कंठ और तालु से ए ऐ और कंठ और ओष्ठ से ओ औ। वकारस्य तंतोष्टम, ये 9 नंबर का सूत्र है अपना। अर्थात ये जो व है अर्थात वकार का, मित्रों यहाँ वकार से तात्पर्य केवल वैसे ही लेना है। यहाँ कार और रेफ इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो केवल वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें अकार, तो यहाँ अकार से तात्पर्य केवल ए वर्ण का ग्रहण है, अकार से तात्पर्य और कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा इकार, तो इकार से तात्पर्य केवल किसका ग्रहण होगा, ई का। इसी तरीके से वकारस्य दंतोष्टम कहने पर केवल सिर्फ और सिर्फ कौन से वर्ण का ग्रहण होगा, व का ग्रहण होगा। तो इस व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा मित्रों,
दंतोष्ठ, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मित्रों, अब जो 10वें नंबर का जो सूत्र है और 11वें नंबर का जो सूत्र है उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। मित्रों, 10वें नंबर का सूत्र है हमारा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब ये जिह्वा मूल्यस्य अर्थात जो जिह्वा मूल्य वर्ण हैं, उन जिह्वा मूल्य वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है मित्रों? जिह्वा मूल है। अब ये जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से होता है? तो मित्रों, क और ख ये दो वर्ण वर्गीय वर्ण हैं। अगर इनसे पहले अर्ध विसर्ग लग जाए तो इन वर्णों को ही हम कौन से वर्ण कहेंगे? जिह्वा मूल्य वर्ण कहेंगे। तो इन जिह्वा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। और मित्रों, अब अंतिम सूत्र अपना 11वां नंबर का अनुस्वारस्य नासिका, यानी कि जो अनुस्वार है उसका जो उच्चारण स्थान है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? नासिका से होगा। और अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ किया जाता है? स्वरों के साथ ही किया जाता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इस प्रकार हमारे जो 11 सूत्र हैं, ये 11 सूत्र किससे संबंधित हैं? उच्चारण स्थानों से संबंधित हैं। आपको आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहला सूत्र है अपना अपोह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा है इचु यसा नाम तालु, तीसरा है ऋतु रसानाम मुर्दा, चौथा था ऋतु लसानाम दंता, पांचवा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, छठा सूत्र था यम गणना नाम नासिका च। सातवां सूत्र अपना था एदयितो कंठ तालु, आठवां था ओदौ तो कंठोष्ठम, नौवां था वकारस्य दंतोष्ठम, 10वां सूत्र अपना जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम और 11वां सूत्र अनुस्वारस्य नासिका। आशा है आपको ये प्रकरण अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रकरण अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय तु संस्कृत।